जिनको हम एक ही तरह से हम ट्रीट करते हैं, जबकि मैं जो समझता हूँ ये समानार्थक होते हुए भी समानार्थक नहीं है। शोध को हम अगर हिंदी की दृष्टि से हम देखें तो शोधन करना, शोध माने शुद्धि करना, जो चीज हमारे सामने उपलब्ध तो है लेकिन हम उसको रिफाइंड फॉर्म में हम ला करके उसे प्रस्तुत करते, वो हमारा शोध है। अन्वेषण ये हमारी साइंटिफिक प्रक्रिया है, और रिसर्च जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी जो उपलब्ध है, और उसको हम एक सही रूप में उसको हम सहेज के समाज के समक्ष प्रस्तुत करें, वो रिसर्च। अनुसंधान और अन्वेषण ये दो चीज ऐसी हैं कि संगीत में बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है आज के वक्त। ये साइंटिफिक चीजें हैं और सही मायने में शोध वही है। हम वही वो पुराने जो हमारे ऋषियों ने जो कुछ हमें शास्त्रों के माध्यम से हमें जो दिया है, हम उसी के ऊपर निरंतर हम काम कर रहे हैं। ना तो हमने सारणाओं के ऊपर कुछ अपना काम किया, ना श्रुतियों के हमने ऊपर कुछ काम किया, उन लोगों ने वो अन्वेषण किया। अगर वो अन्वेषण हमारे सामने नहीं होता तो शायद हम उस थ्योरी को हम आज आगे कैसे बढ़ाते हैं। खैर ये मेरा विषय नहीं है। आज हमारी बहन बहुत प्रबुद्ध वक्ता हमारे साथ हैं, और शोध के जो कुछ प्रकार हमें देखने सुनने को मिलते हैं, हमारी ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर डिस्क्रिप्टिव। तो आजकल हमारी हिस्टोरिकल रिसर्चेस खूब हो रही हैं, जो हम संगीत के इतिहास को लेकर के या किसी लोक जीवन को लेकर के, किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को लेकर के, किसी कलाकार को लेकर के, इस तरह की हम ले रहे हैं। वर्णनात्मक खूब हम उसमें काफी काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष पर। ये वैसे तो ये भी वर्णनात्मक और ऐतिहासिक का ही एक पार्ट है। हमारे चाहे हम भातखंडे जी के ऊपर काम करें, चाहे हम पंडित विष्णु दिगंबर जी काम करें, चाहे आचार्य भरत या पंडित सारंग देव के ऊपर काम करें, ये व्यक्ति विशेष, आज तो एक कलाकार के ऊपर बहुत सारे काम, खूब का सारा काम हो रहा है। हाँ, आज जो एक हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये इसकी जरूरत है हमें। और डेटा बेस्ड हम गुणात्मक शोध, हम डिस्क्रिप्टिव तक खूब काम कर रहे हैं, खूब कहानियां लिख रहे हैं इधर से उधर से, हम खूब सारे इंटरव्यू लेकर, लेकिन हमारा जो हमें स्टैटिकल जो डेटा हमें चाहिए, हम अगर, मैं तो ये छोटी सी बात करता हूँ, क्या हमने कभी इस बात पर भी चिंतन किया, जैसे हम मान लो छोटे से राग की बात करते, राग यमन की बात करते, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं हाँ हमारे म्यूजिक में साइंस है, ताल में भी हमारी साइंस है, फिजिक्स है, क्या हमने ये चिंतन किया कभी कि राग यमन है तो यमन में गंधार कितना होना चाहिए? जब सब्जी में आपके नमक की मात्रा है, आप हलवा बनाएं उसमें मीठे की मात्रा है, हर चीज का एक रेशो है, तो रागों में भी तो कुछ रेशो इतना परसेंट से इतने से इतना होना चाहिए, कुछ तो उसमें हमारी सीमा है। क्या हमने इस तरह की रिसर्चेस की जरूरत नहीं है? तो एक तो हमें इस तरह के स्टैटिकल रिसर्च की मैं जो समझता हूँ, ये मेरा अपना विचार है, इसकी आज हमें जरूरत है। दूसरी चीज इंटर डिसिप्लिनरी, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है।
हम अपने विषय की बात करते हैं, क्या हम जैसे अभी मैं आपको बताऊं, कई सारे शोध, कई सारे मेरे पास थीसिस आई, जैसे संगीत और योग, संगीत और गणित। मैंने ऐसी थीसिस देखी कि अद्भुत काम। तो आज जो हमें जरूरत संगीत और मनोविज्ञान, उस पर तो कई जगह काम हुआ है, काफी काम हुआ है। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी हमारे शोध है, उसकी आज के वक्त में हमें बहुत बड़ी जरूरत है। तो देखिए, बातें मैं बहुत सारी, मैं बातें बनाने में बहुत अच्छे से बनाना जानता हूँ, लेकिन हमें तो व्याख्यान सुनना है। मैं क्या कहूँ, अनीश जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित कर लिया, तो चलो कुछ तो बोलना ही था। अनीश जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और हमारे साथ जो हमारी आज की रिसोर्स पर्सन है, मैं उनको हृदय से उनका नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। आज के विद्यार्थियों को, बहुत सारे गुणी जन जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब सादर मंच, हेलो, मैं अब मैम को मंच सौंपता हूँ। मैम अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी मैम, आ रही है। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी प्रबुद्ध श्रोताओं और शोध और शिक्षा के मध्य एक संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ने वाले, प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले ऐसे शोधार्थियों, विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे शोध प्रविधि पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है, और ये एक पृष्ठभूमि होती है प्रत्येक व्याख्यान की। तो आदरणीय वर्मा जी ने तो पहले ही पृष्ठभूमि रख दी है, बहुत सुंदर और बहुत अनुकूल पृष्ठभूमि आपने रखी। वास्तविकता यही है कि आज जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें संगीत के क्षेत्र में या अन्य विषयों के क्षेत्र में शोध के लिए बहुत सारे उपागम, बहुत सारी सामग्रियां और बहुत सारे अवकाश, या जिसको हम कहते हैं स्पेस, मिलते हैं। आज की शिक्षा मित्रों केवल पुस्तकी ज्ञान तक सीमित नहीं है ना? आज की शिक्षा चिंतन परक है। आज की शिक्षा में केवल आपको पढ़कर परीक्षा देना और रिजल्ट लाना इतना ही शामिल नहीं है। जब आप अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं, और विशेष रूप से आप जब महाविद्यालयीन स्तर की शिक्षा या विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा आरंभ करते हैं, तब सबसे पहले आपके मन में कुछ प्रश्न उठने ही चाहिए। क्यों, कैसे, कब? भातखंडे जी ने स्वरलिपि पद्धति बनाई तो उन्होंने तार सप्तक के षड्ज के ऊपर बिंदी लगाई, क्यों? कोमल के नीचे डैश लगाया, क्यों? ये कैसे स्वरलिपियां बनी? भरत की चतुस्सारणा, चल वीणा और अचल वीणा का प्रायोगिक स्वरूप क्या हो सकता है? खंड मेरु का प्रायोगिक स्वरूप कैसा हो सकता है? ये क्यों लिखा गया? चौथी श्रुति पर षड्ज स्थापित 4 7 9 13 17 20 22, इसको क्यों स्थापित किया गया? 1 5 8 10 को हटाकर 4 7 9 13 को स्थापित क्यों किया गया? क्योंकि आप सब संगीत से संबंधित हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं आपके सामने रख रही हूँ। फिर हम शोध के विषय में चर्चा आरंभ करेंगे। तो ये जो क्यों, कैसे, कब, किसने, ये जो प्रश्न उठते हैं, यही से आपकी शोध की भूमि आरंभ हो जाती है। और जब हम नेट परीक्षाओं की बात करते हैं,
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आजकल इसमें शोध की द्वितीय इकाई के रूप में चर्चा की जाती है। प्रथम इकाई जो है वो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिक्षमता है, और शोध अभिवृत्ति जिसको हम कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के रूप में द्वितीय इकाई को रखा गया है। शिक्षा, उसके बाद शोध। और ये मित्रों मैं आप लोगों को बताऊं, जब हमने नेट की परीक्षा दी तो ये सौभाग्य हमको नहीं मिला कि हम शोध के विषय में कुछ पढ़ सके, पर आज आप लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है। अब हम आते हैं शोध क्या है, शोध के प्रकार कैसे हमारे सामने आते हैं, शोध की प्रक्रिया क्या है, शोध की विधियां क्या है, और शोध के उपागम क्या है। क्योंकि मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, तो आज का जो पहला खंड है इसमें हम देखते हैं शोध का तात्पर्य और शोध के समानार्थी शब्दों का तात्पर्य और शोध के प्रकार। इन 3 विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शोध का तात्पर्य। जैसे कि वर्मा जी ने भी संदर्भ में एक संकेत किया है, शोध शब्द के अनेक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं, पर प्रत्येक में सूक्ष्म अंतर है। सबसे पहले हम लेते हैं शोध शब्द। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि अंग्रेजी में जिसको हम रिसर्च कहते हैं, उस रिसर्च का सही अनुवाद शोध नहीं है। हम लोग शोध प्रविधि कह देते हैं, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिंदी में अनुवाद हम शोध प्रविधि ऐसा करते हैं, ठीक है, वो प्रचलित हो गया है, पर वास्तविक रूप में रिसर्च का सही अनुवाद शोध नहीं। क्यों? संस्कृत के कुछ आधार को यदि हम लेते हैं, एक धातु है शुद्ध, शुद्ध शोधने, शुद्ध जैसा कि अभी सर ने भी कहा, शुद्ध शोधने। शुद्ध धातु का अर्थ होता है शुद्धि करना, परीक्षण करना। शुद्ध धातु से एक प्रत्यय है संस्कृत का, और वो प्रत्यय है ल्यूट, आधा ल, य में छोटा उ और ट हलंत, ल्यूट। तो ल्यूट प्रत्यय होकर शोधन बनता है, शुद्ध से शोधन बनता है। और शुद्ध धातु से ही घय प्रत्यय होकर घ पूरा और न्य, जैसे जो न्य वाला न्य हलंत, स्पष्ट हुआ, घ पूरा और न्य हलंत, तो घय प्रत्यय होकर, किससे घय प्रत्यय होता है? शुद्ध से। तो शुद्ध धातु से घय प्रत्यय होकर शोध शब्द बनता है, जिसे हम रिसर्च आजकल सामान्य भाषा में कहते हैं या कह देते हैं। तो शुद्ध धातु से घय प्रत्यय होकर शोध शब्द बनता है। इसका अर्थ है किसी वस्तु का शुद्धिकरण करना। मैंने वस्तु शब्द कहा है, विषय नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो इस व्याख्यान के अंत में पूछ सकते हैं, है ना। प्रश्न पूछने के लिए हम समय देंगे। तो शोध का अर्थ क्या है? शोध एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक शब्द है, साइंटिफिक वर्ड है। शोधन, धातुओं का शोधन, धातुओं की शुद्धि, ये कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु को शुद्ध करना या परिष्कृत करना, वो शोध कहलाता है। वस्तु या धातु, जैसे कि मैंने कहा कि ये वैज्ञानिक शब्द है। जैसे हम लोहा देखते हैं, लोहे के अलग अलग रूप हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे रूप हैं। उसका जो
मूल रूप था उसको हम कहते हैं अयस्क। अयस्क लौह अयस्क कहा जाता है ना? ये आप सबने सुना ही हो, सुना है अयस्क के विषय में। तो और इसी अयस्क को हम और कहते हैं अंग्रेजी में, और। आप लोगों से मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, और ये जो मेरा व्याख्यान है मैं इसको एक पक्षीय नहीं रखना चाहती, है ना? व्याख्यान भी एक चर्चा के रूप में हम इसको लेंगे, इसलिए आप लोग हो सके तो अपना कुछ लोग अनम्यूट रख सकते हैं। सबको मैं नहीं कह रही हूँ, पर कुछ जो सुनने वाले हैं वो अपना अनम्यूट रख सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रश्नोत्तर शैली में हम चर्चा करेंगे या व्याख्यान रखेंगे, है ना? जी मैम। ये द्विपक्षीय व्याख्यान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो अयस्क है, और जिसको हम कहते हैं, उसकी हम शुद्धि करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं, जिसे हम कहते हैं शोधन या शोध। चलिए, ये थोड़ी सी विषय से हटकर हमने चर्चा की, क्योंकि आप जब शोध की गहराई तक पहुंचते हैं तो शोध का वास्तविक तात्पर्य क्या है, ये जानने के लिए मैंने ये संकेत आप लोगों को दिया है। अब उसके बाद हम विषय की बात करते हैं। ये तो हमने एक भौतिक वस्तु की या धातु की बात की, तब विषय की। विषय यानी जिन विषयों पर सामान्य रूप से रिसर्च या अनुसंधान होता है। देखिए, अगर हम शोध को ले, जैसे हमने संगीत के किसी विषय पर शोध किया, किसी ग्रंथ को लेकर शोध करना हमने शुरू किया, तो शोध का अर्थ क्या होता है? शुद्धि करना, परीक्षण करना। अब आचार्य शारंग देव जी ने जो संगीत रत्नाकर लिखा है, क्या हमें उस ग्रंथ की शुद्धि करने का या परीक्षण करने का अधिकार है? अधिकार है कि नहीं है, ये आप लोग बताइए। उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, ये उनका ग्रंथ है, या भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। क्या हम उन ग्रंथों की शुद्धि कर सकते हैं या परिष्कार उसमें कर सकते हैं? ये अधिकार क्या हमको मिल सकता है? आप लोग बताइए। आप लोग, मैंने ये इसलिए कहा था कि व्याख्यान हमारा एक पक्षीय नहीं रहना चाहिए। क्या हमें इनकी शुद्धि करने का अधिकार है? नहीं। जी मैम। नहीं है ना? हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि शारंग देव जी के संगीत रत्नाकर को हम परिष्कृत कर सकते। उन्होंने जो लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भी परिष्कृत करने का हमको अधिकार नहीं। इसलिए इन पर शोध करना, ये शब्द आज के रिसर्च की दृष्टि से उचित नहीं है। ठीक है? तो शोध का सीधा अर्थ होता है शुद्धिकरण, परिष्कार करना। जो विषय है उसको परिष्कृत करके प्रस्तुत करना। अब इसमें नवीनता की बात नहीं कही गई। देखो, शुद्ध करना ये जो है, या शुद्धि करना, इसका अर्थ नवीन बनाना ये नहीं। आप किसी वस्तु को घिसकर किसी वस्तु को चमकाते हैं, शुद्ध करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो नवीन बन जाती, रहती वही वस्तु। तो खैर, शोध का अर्थ लेते हैं हम शुद्धिकरण से, पर हम जिसे रिसर्च कहते हैं वो ये शोध नहीं है। अब उसके बाद हम लेते हैं दूसरा शब्द, अनुसंधान। अनुसंधान बहुत सुंदर शब्द है ये अनुसंधान, और इसका भाव भी बहुत सुंदर है। रिसर्च का वास्तविक अनुवाद है अनुसंधान। रिसर्च का वास्तविक अनुवाद है अनुसंधान।
अब ये अनुसंधान शब्द कैसे बना? अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति हम संस्कृत के अनुसार देखते हैं। अनु धन, सम धन, धा धन, ल्यूट प्रत्यय। अनु, अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स जिसको हम कहते हैं। अनु क्या है? उपसर्ग है, जो आप शब्द या धातु क्रिया के पहले लगाते हैं। अनु यानी पीछे। अनु का अर्थ क्या आता है? पीछे, बाद में, है ना। अनु, अनुज, जो बाद में आता है, जिसका जन्म बाद में होता है। तो अनु यानी बाद में या पीछे, अनुसरण करना, अनुकरण करना। तो अनु यानी बाद में या पीछे। सम, सम यानी अच्छे से, भली भांति। धा, धा यानी धारण करना, धा धारण करना, है ना। और ये जो अन है, अनुसंधान में जो अन है वो ल्यूट प्रत्यय का है। अनुसंधान में जो न दिख रहा है वो कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। आधा ल, य में छोटा उ और ट हलंत। तो अनु प्लस सम प्लस धा प्लस ल्यूट। अब इसका अर्थ देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व में कोई कार्य किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व में कोई कार्य किया जाता है, तो उस कार्य का बाद में, उस कार्य को बाद में भली भांति पुनः प्रस्तुत करना, पुनः नवीनता के साथ, पुनः नवीनता के साथ प्रस्तुत करना ही अनुसंधान है। जब, फिर से देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व में कोई कार्य किया जाता है, पहले कोई कार्य करता है, पहले कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, कोई पुस्तक लिखी जाती है किसी के द्वारा, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, फिर बाद में कुछ वर्षों के बाद, है ना, समय गुजर जाने के बाद में उसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति भली भांति पुनः नवीनता के साथ प्रस्तुत करता हो, तब वह नवीनता के साथ प्रस्तुत किया गया कार्य ही अनुसंधान कहलाता है। हुआ स्पष्ट? स्पष्ट हुआ? जी जी जी। अब इसको हम इस तरह से प्रायोगिक दृष्टि से समझ सकते हैं। देखिए, दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। एक शब्द सुना है संधान। संधान एक शब्द होता है जो प्रायः युद्ध के समय या युद्ध के प्रसंग में प्रयुक्त होता है। रामायण या महाभारत में इस शब्द को आपने सुना होगा, बाणों का संधान करना, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। संधान यानी धनुष पर बाणों को चढ़ाना। युद्ध चल रहा है, सबसे पहले किसी योद्धा ने धनुष पर बाणों का संधान किया, यानी बाणों को चढ़ाया और सामने वाले पर वार किया। सबसे पहले किसी योद्धा ने धनुष पर बाण को चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और सामने वाले पर वार किया। तो सबसे पहले जिस योद्धा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और वार किया, उस योद्धा के कार्य को संधान कहा जाता है। सबसे पहले जिस योद्धा ने
धनुष पर बाण चढ़ाकर सामने वाले पर वार कर दिया तो उस योद्धा के कार्य को क्या कहा जाता है? बाणों का संधान करना, है ना। यानी सबसे पहले जैसे किसी योद्धा ने सामने वाले पर बाण चला, सामने वाला अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, पहले योद्धा ने सामने वाले पर बाण चला, तो जो प्रथम योद्धा ने सबसे पहले बाण चलाया तो उस पहले वाले योद्धा के द्वारा चलाया गया जो बाण है वो क्या कहलाता है? बाणों का संधान करना। अब उसके बाद जब सामने वाले पर उस योद्धा ने वार किया था तो जो सामने वाला दूसरा योद्धा है वो उस वार को सहन क्यों करे? उसने उस पहले वाले योद्धा का जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए अपने धनुष पर उस उत्तर देने के लिए वापस किया, वापस उत्तर देने वार किया। तो किया गया वार है उसको क्या कहा जाता है? अनुसंधान। उसको क्या कहते हैं? अब वो जो स्कोर उसने खड़ा किया है, वो जो संख्या उसने लाई है, तो ये क्या कहलाता है? पहली वाली बैटिंग टीम का संधान कहलाता है। जिसने फर्स्ट बैटिंग दी है उसका वो संधान। दूसरी टीम के लिए टारगेट है, दूसरी जब वो स्कोर को पूरा करती है, दूसरी टीम जब सामने वाले के स्कोर को पूरा करती है तो दूसरी टीम का स्कोर पूर्ण करना वो क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। दूसरी टीम के द्वारा था उसको जब पूरा किया जाता है तो वो दूसरी टीम का कार्य क्या कहलाता है? अनुसंधान रहता है। थोड़ा स्पष्ट? तो हम ध्यान की एक परिभाषा दे सकते हैं कि अनुसंधान एक ऐसा कार्य है, अनुसंधान एक ऐसा कार्य है जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथ्यों के आधार या निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। निर्धारित किया है कार्य है जो आप तथ्य प्रामाणिक आप अनुसंधान प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। कहा होगा कि नहीं होना चाहिए,
तो प्रामाणिकता के आधार पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए निश्चित या निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति, निश्चित या निर्धारित लक्ष्य पूर्ति, ऐसे कार्य को अनुसंधान कहा जाता है। यानी अनुसंधान में कौन कौन सी बातें आती? पहले नवीन ज्ञान होना चाहिए, कुछ नई चीज होनी चाहिए, नया तथ्य, नवीन ज्ञान होना चाहिए। जो पहले बताया जा चुका है उसी को बताना ये अनुसंधान नहीं, कुछ नई बातें होनी चाहिए, नए विषय होने चाहिए। और कैसे? एक प्रामाणिक दृष्टि से, है ना, तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिक डेटा के आधार पर होना चाहिए। और निश्चित लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। निश्चित लक्ष्य मतलब आपको इतने समय से लेकर इतने समय तक इस ग्रंथ पर अपना अनुसंधान करना है। तो ग्रंथ आपका एक लक्ष्य है ना, तो ये निश्चित लक्ष्य को आपको कार्य करना चाहिए, ये अनुसंधान कहलाता है। यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रिसर्च इज द वर्क, research is the work for new knowledge. Research is the work for new knowledge by authentic elements या by authenticity, है ना? Research is the work for new knowledge. तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब सबसे पहली बात यह है, ये तो हमने अनुसंधान के विषय में देखा। एक शब्द आता है शोध के लिए, गवेषणा। गवेषणा, हम शोध के चरण भी देखेंगे, है ना। शोध के चरणों में हम हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। ये बहुत नैत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो शोध के प्रकार, पहले मैं शोध के तो एक शब्द आता है इसका एक सामान्य अर्थ खोज कर, गवेषणा करना, किसी विषय को लेकर एक शोध पर चिंतन प्रस्तुत करना या खोजना, वो गवेषणा कहलाता है। कैसे बनता है? शोध शब्द है, गवेषणा शब्द भी शोध का एक पर्यायवाची है। मजेदार तरीके समझ लीजिए कि एक ग्रामीण परिवेश या लोक परिवेश से निकल है। कौन सा? गवेषणा। शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। गवेषणा शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला है गो, पहला क्या है? गो में गो का या गौ, जिसको हम कहते हैं गौ, अगर हम इसके व्युत्पत्ति के अनुसार देखें तो गौ ये शब्द है। दूसरा शब्द है इष्णा। इष्णा यानी खोज, इस शब्द है। फिर ल्यूट प्रत्यय है और स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। तो यानी गाय की खोज करना, गाय की खोज करना, ये एक बहुत ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गाय, वो सुबह सुबह गाय चराने के लिए निकल जाते हैं, एक वाले जो है ना, शाम को गोधूली वेला में अब एक साथ सब लोग समूह में निकलते। अब शाम तक क्या कि सबकी गायें इधर उधर चली जाती। अब
एक बार क्या हुआ कि किसी ग्वाले की, किसी चरवाहे की गाय कहीं गुम हो गई, कहीं चली गई, और तो सब खोज में लग गए कि वो गाय कहाँ गई होगी। सब अलग अलग दिशा खोजने लगे। तो किसी ने कहा कि यहाँ है, तो इस प्रकार चरवा, इसी को कहा गया गवेषणा। गो की इष्टना करना यानी गाय की खोज करना। इसी प्रकार ये ग्रामीण क्षेत्र से शब्द निकलकर बन गया गवेषणा। गाय को वापस नहीं आई तो सब लोग उसकी खोज में लग गए, कहाँ गई होगी इस। तो विषय कई लोग, कुछ लोग समझ नहीं पाते। देखिए, विषय की आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे एक उदाहरण हमारे ही विश्वविद्यालय का मैं बताती हूँ। कथक नृत्य और योग, कथक नृत्य और योग को लेकर अभी एक शोध किया गया है, नृत्य विभाग से ही किया गया है। और योग और नृत्य के संदर्भ में इससे पहले भी शोध हुए कि नहीं, आप लोगों ने भी सुने देखे होंगे। अब जिस छात्रा ने अभी शोध किया तो उस छात्रा का शोध पुनरावृत्ति नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो शोध किया है उसने कथक नृत्य के नर्तक की दृष्टि से, मतलब जो नृत्य करने वाले हैं उनकी दृष्टि से योग का क्या महत्व है उसको लेकर शोध किया। और इससे पहले जो हुए हैं उन्होंने नृत्य और योग को लेकर शोध किया। नर्तक और नृत्य दोनों में अंतर हो गया। तो ये जो है, इसको हम नवीन दृष्टि प्रस्तुत करना, इसको हम क्या कहते हैं? अन्वेषण। हुआ स्पष्ट? हुआ स्पष्ट? आप लोगों को कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं अगर कुछ आप लोगों के मन में क्वेरीज हो। यदि कोई क्वेश्चन हो आप सभी का तो आप पूछ सकते हैं आप लोग मैम से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े? जी मैम, जी मैम आगे। अच्छा, तो ये शोध का एक अलग अलग रूपों में हमने तात्पर्य बताया। अब हम शोध की एक निश्चित और एक समेकित परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब सारे पर्यायवाची शब्दों को मिलाकर, चाहे वो अनुसंधान हो, चाहे वो अन्वेषण हो, चाहे वो गवेषणा हो, चाहे वो शोध हो, चाहे वो रिसर्च हो, इन सारे शब्दों को मिलाकर एक समन्वित परिभाषा आप देखिए शोध क्या है। तो शोध एक ऐसा प्रयास है, शोध एक ऐसा प्रयास है जो निश्चित लक्ष्य को आधार मानकर, सामने टारगेट होना चाहिए, क्या करें, किस पर शोध करें ऐसा नहीं, टारगेट होना चाहिए। निश्चित लक्ष्य को आधार मानकर प्रामाणिक तथ्यों के माध्यम से, प्रामाणिक तथ्यों के माध्यम से नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो जी ये शोध क्या है? प्रयास है।
उसमें क्या रहता है, निश्चित लक्ष्य रहता है और नवीन तथ्यों के माध्यम से या कुछ प्रामाणिक तथ्यों के माध्यम से, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। इस उद्देश्य से जो प्रयास किया जाता है वही शोध कहलाता है। मतलब शोध का वास्तविक उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी गॉट न्यू नॉलेज, गेटिंग a new knowledge is the goal of research. Getting a new knowledge is the goal of research. नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है। हुआ स्पष्ट? अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये शायद आपके नेट में भी है, शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। फिर हम प्रकार, शोध के चरण। शोध करते समय या अनुसंधान, हम अनुसंधान कहेंगे क्योंकि आजकल जो शोध हो रहे हैं वो अनुसंधानात्मक ही है। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा भाभा अनुसंधान, है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा अनुसंधान, है ना, ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। या एक पुणे में है भांडारकर प्राच्य अनुसंधान केंद्र, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर, भांडारकर प्राच्य अनुसंधान केंद्र। तो हम अनुसंधान की ही बात करते हैं, बात वही शोध के ही विषय में है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान या शोध के चरण। शोध करते समय हमारे सामने कुछ सोपान आते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम शोध कैसे करें। सबसे पहले हमारे सामने क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमारे सामने कौन सा विषय आता है, इसके आधार पर हम आगे अपना कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें चरण है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या चयन। सबसे पहला चरण क्या है, समस्या चयन। व्हाट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रश्न ये होता है, भाई हमारा शोध प्रॉब्लम क्या है, हमारी शोध समस्या क्या है। शोध समस्या यानी जिस विषय को लेकर आप शोध करना चाहते हैं। शोध समस्या का अर्थ क्या होता है, जिस विषय को लेकर आप शोध करना चाहते हैं, यानी टॉपिक ऑफ द रिसर्च। टॉपिक ऑफ द रिसर्च, शोध का विषय, यही शोध की समस्या है। प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम होगा तभी तो आप सॉल्व करें। प्रॉब्लम का अर्थ यहाँ पे बहुत तकलीफ कष्ट वो वाला प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों ने गणित में सुना होगा प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। सवाल हल करने को क्या कहा जाता है मैथ्स में? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम यानी कोई विषय जिसको लेकर आप अनुसंधान करना चाहें। तो सबसे पहला चरण आता है शोध की समस्या, यानी शोध के लिए निर्धारित विषय कैसा होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए। सबसे बड़ी, आप लोग भी ये जब जो लोग कोर्स वर्क करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, व्हाट्स माय टॉपिक ऑफ रिसर्च, मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मैं किस पर शोध करूं। कोई छात्र इस विषय को सोचता है तो उस पर पहले ही कुछ लिखा जा चुका होता है, और अगर किसी दूसरे विषय पर विचार करता है तो आपके जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं इस पर मत करो, है ना। ये आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है, शोध के विषय का चयन करना, शोध के विषय का चुनाव करना। अब इसमें
विषय कैसा होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले विषय वर्तमान संदर्भ के अनुकूल होना चाहिए, वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक होना चाहिए। सबसे पहले विषय कैसा होना चाहिए, वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक होना चाहिए। आजकल ये कहा जाता है कि ग्रंथों का अध्ययन करने की अपेक्षा, जैसे कि सर ने भी कहा, आदरणीय वर्मा जी ने भी कहा, कि संगीत के प्रायोगिक पक्ष को लेकर यदि हम कोई शोध करें तो आज की दृष्टि से अधिक प्रासंगिक होगा। संगीत के प्रायोगिक पक्ष को लेकर मैं अक्सर ये सोचती हूँ और कहती भी हूँ कि जब हम तबले की बात करते हैं, तबले में जो त्रयस्र चतरस्र खंड मिश्र और संकीर्ण, ये जो जातियां हैं लघु के आधार पे, ये हम पढ़ते हैं, पढ़ के हमने याद कर ली, अभी भी याद है, पर इसका प्रायोगिक स्वरूप कैसा है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। खंड मेरु, नष्टोदिष्ट तान, हमने जब म्यूजिक में एमए किया तो बहुत बड़ी बड़ी ताने हमने की, अभी स्टैटिस्टिकल की बात चल रही थी। तो ये कैसा, और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जब म्यूजिक में एमए किया तो मैंने जब खंड मेरु पढ़ा तो बहुत मुश्किल से मैंने उस चीज को समझा। मेरी माताजी ने मुझे कैसेट्स के माध्यम से समझाया, पिरामिड, मतलब कैसेट्स को ऐसे एक के बाद एक ऐसा ऊपर नीचे रखकर पिरामिड के शेप का बनाकर उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि वो एक प्रकार का जो इमेज है खंड मेरु का वो क्लियर नहीं, और उस समय टाग जी की पुस्तक भी नहीं थी, हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ते थे, और वो एक कंकड़ हटा देना, वो जो भाषा पुस्तकी है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती। तो हमने कैसेट्स के माध्यम से समझा कि एक कैसेट को हटाते जाएं हटाते जाएं। तो ये एक प्रकार का प्रायोगिक शोध हम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जिस विषय का आप चयन करें वो आज के प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, एट प्रेजेंट मैम रिलेवेंट। हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने बोला कि प्रायोगिक पक्ष को लेके करना चाहिए शोध, हाँ, तो उसमें मैम प्रायोगिक पक्ष में मैम प्रामाणिकता कैसे हम ला सकते हैं? क्या है, प्रायोगिक पक्ष की जो प्रामाणिकता है वो आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, है ना। वो आप स्वयं, भाई आप जब कोई रिसर्च करेंगे वो तो आपका अपना होगा, वो तो आपका अपना ही होगा। यहाँ पे विश्वविद्यालय से कर्नाटक म्यूजिक में एक छात्रा थी स्मिता, आप लोगों ने अगर सुना हो स्मिता, उन्होंने रागों के साथ पंच महाभूतों के संबंध को लेकर काम किया था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उनका वो काम कहीं लिखा नहीं है जी, वो किसी भी पुस्तक से उन्होंने पढ़ा नहीं था, कुछ जो भी पढ़ा होगा वो रागों के संदर्भ में पढ़ा होगा। तो पर उनका जो रिसर्च है, उनका जो अनुसंधान है वो उनका अपना है, ओन रिसर्च। एक्चुअल रिसर्च यही होता है। प्रामाणिकता आप स्वयं प्रमाण दे सकते हैं, और उस प्रयोग को आप, इसको हम कहते हैं प्रदर्शनात्मक अनुसंधान, है ना, परफॉर्मिंग रिसर्च ये कहा जा सकता है। तो आप स्वयं उसका जो है वो प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो योग के शोध की बात की प्रयोग करके, हाँ, तो स्वयं प्रयोग करके आप प्रमाणित कर सकते हैं, है ना। तो ये आज के अनुसार होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, वर्तमान से रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आजकल कहा जाता है, थैंक यू मैम। हाँ खुश रहो, सोशल यूटिलिटी। आप जिस विषय पे शोध कर रहे हैं उसका समाज की दृष्टि से कितना उपयोग है, तो समाज की दृष्टि से उपयोगी विषय को लेकर ही आपको शोध के लिए चयन करना चाहिए। अब शास्त्रीय संगीत का समाज के लिए क्या उपयोग,
तो इसलिए आपको ऐसे विषय का चयन करना चाहिए संगीत में जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो। जैसे सर्वे मेथड से जो रिसर्च किया जाता है संगीत शिक्षा को लेकर, है ना, तो इस तरह का जो शोध है, तो समाज उपयोगी शोध आजकल ये एक प्रकार की बात कही जाती है या वर्तमान की एक डिमांड है, समाज उपयोगी शोध होना चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी ये बात कही जाती है, मतलब ऐसे विषय का चयन होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। इसके अतिरिक्त ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए, ऐसे विषय का चुनाव किया जाना चाहिए जिसमें डेटा उपलब्ध हो सके। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, रिसर्च स्कॉलर्स विषय चयन कर लेते हैं पर कई बार डेटा उपलब्ध नहीं होता है ना। तो डेटा बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। आपने किसी ग्रंथ को चुना पर उसमें आपको डेटा ही नहीं मिल रहा, बहुत कम मिल रहा है, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे? आपने किसी विषय का चयन किया, जैसे एक उदाहरण मैं बता रही हूँ कि पाश्चात्य संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतः संबंध एक अध्ययन, रिलेशनशिप बिटवीन वेस्टर्न म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, पर क्या आपको इतना सफिशिएंट डाटा उसमें मिल पाएगा? मतलब मिलेगा तो अच्छी बात है, पर कई बार क्या होता है, यदि डेटा नहीं मिलता है लोग फिर गलत तरीके से लेते, इधर से ले लिया, किसी दूसरे किसी से ले लिया, फिर वो उनका नहीं होता। या इंटरनेट, मैं एक बात बताऊं कि हमेशा रिसर्च के लिए फ्रेश डेटा लेना चाहिए, और फ्रेश डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? यदि आप ग्रंथ पर कर रहे हैं तो ग्रंथ से मिलेगा, यदि आप प्रायोगिक कर रहे हैं तो आपको अभी जो एट प्रेजेंट संगीत के जानकार हैं उनसे मिल सकता है, या आप स्वयं से प्रयोग करके देख सकते हैं। कभी भी इंटरनेट का डेटा इतना फ्रेश और इतना अपडेटेड नहीं रहता। कई बार इंटरनेट के डेटा भी गलत हो सकते हैं, तो ये हमेशा देखना चाहिए कि आप जिस विषय को लेकर काम कर रहे हैं उसमें आपको कितना डेटा मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे बात आती है कि विषय बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे संगीत रत्नाकर एवं नाट्य शास्त्र के संगीताध्याय का अनुशीलन, दोनों बड़े बड़े ग्रंथ है ना, तो विषय उतना ही लीजिए जितने पर आप काम कर सकते हैं। समय सीमा, क्योंकि शोध के लिए समय सीमा होती है, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए विषय बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए, और विषय स्पष्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे संगीत रत्नाकर के सांगीतिक आधार को लेकर स्वराध्याय एवं नृत्याध्याय का अनुशीलन, क्योंकि सांगीतिक आधार को लेकर क्या है, तो ये इस तरह के जो शब्द हैं जो कंफ्यूज करें ऐसे नहीं होने चाहिए। स्पष्ट और निश्चित शब्दों वाला विषय होना चाहिए। तो इस तरह से समस्या चयन यानी विषय का चयन कैसे करना चाहिए ये सबसे पहले बताया गया। फिर उसके बाद अच्छा एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आजकल की दृष्टि से बता रही हूँ, ऐसे विषय का चयन करो जिसमें आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक व्यय न हो, है ना। ये भी आजकल देखा जाता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जिसमें व्यय न हो, खर्च न हो, ऐसे विषय का चयन करना चाहिए। और ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए जिस पर पहले कार्य न हुआ हो। मतलब आप नवीन दृष्टि तो दे सकते हैं, पर
उसी तरह के कार्य को लेकर आपको विषय पर शोध नहीं करना चाहिए। और इसीलिए शोध गंगा जैसे साइट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं कि अब तक कितने रिसर्च हुए हैं। तो ये समस्या चयन पहला हमने चरण देखा। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाइपोथेसिस। जी हाइपोथेसिस या प्राकल्पना, इसको हम कल देखें। जी मैम, जी है ना? जी। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैम से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग कुछ अपनी मैम क्वेरीज रख सकते। हाँ मैम, मैंने अभी रीड का एग्जाम क्वालिफाइड किया है मैम। तो मेरा जो शीर्षक है, मतलब मैम, वो है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के ऊपर मैं अध्ययन करना चाह रही हूँ। तो मैम ये मैं पूछना चाह रही थी कि मैम मैं इस विषय पर कर सकती हूँ? ओमकार नाथ ठाकुर जी के किस पक्ष को लेकर आप अध्ययन करना चाहेंगे? मैम मेरा शीर्षक है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का सांगीतिक मैम। सांगीतिक योगदान। हाँ जी मैम, एक विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन। अच्छा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के क्या है पूरा विषय बताइए। मैम मेरा है क्या मैम, ऐसा ऐसा करते हैं कि जो आखिरी दिन होगा उसमें सभी लोग अपना क्वेश्चन नोट कर लेंगे। फिर उस दिन जो है कि आपके पास जो भी डाउट हो, जो भी संदेह हो, आप रविवार को पूछिएगा, जो 7वां दिन होगा। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जी और मैम, मैं जी कुछ नेट से संबंधित भी आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जी जी लास्ट वीक जी मैम, जी या लास्ट दिन। जी मैम, तो तो मैं आप, हाँ बोलिए। मैं जी कल आपसे पूछ लेती हूँ मैम। कल मैं अच्छे से मतलब बैठ करके आपसे हाँ कर सकते हैं मैम। जी हाँ बिल्कुल, आप कल अपन इस पर चर्चा करेंगे, है ना? जी तो ठीक है, फिर अभी हम थैंक यू मैम। रखें। आपने इतने सहज और शोध के पर्याय और स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बताया बच्चों को। मैं अनुरोध करता हूँ, प्रोफेसर अनगा पाटिल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो बच्चों को 2 शब्द आशीर्वचन स्वरूप कुछ कहें। अनगा पाटिल जी। हेलो, लग रहा है आवाज नहीं सुन पा रही हैं। मैं पंडित देवेंद्र वर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन के साथ इस व्याख्यान के प्रथम दिन को समाप्त करें। हेलो। जी सर। अनिश जी, इतना सुंदर व्याख्यान और इतना विस्तृत एक एक शब्द की विवेचना, ये मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में मैं डॉक्टर पूर्णिमा केलकर जी का मैं कैसे इनका आभार व्यक्त करूं। मतलब जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, ऐसे एक एक चीज को स्पष्ट करना करके, और अगर हमारे जो विद्यार्थी चाहेंगे, हमारे जो शोधार्थी अगर चाहेंगे, तो सही मायने में शोध प्रविधि को समझ पाएंगे। और वैसे तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आज की तारीख में जो जिसने एमए किया वो सब शोध तो सब करेंगे, लेकिन शोध प्रविधि किसी को नहीं आती। हाँ, हमारा वक्त वो जरूर था जिस वक्त शोध प्रविधि की पुस्तकें नहीं होती थी, लेकिन जो पूर्णिमा जी ने एक एक शब्द को लेकर के, शोध क्या है, अन्वेषण क्या है, गवेषणा क्या है, अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है, और शोध के प्रकार, शोध का स्वरूप, ये तो हर चीज का जितना स्पष्ट वर्णन किया है, उसको
उसके लिए वो बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये तो अनीश जी, ये व्याख्यान ये आपके लिए एक ऐसा धरोहर होगा जो जिसको संग्रह करने होगा। ये रिकॉर्डिंग आप जरूर रखिए, जिससे विद्यार्थी बाद में भी उससे लाभान्वित हो सकें। जी सर, जी जी, और YouTube लाइव भी है सर और रिकॉर्डिंग भी है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी जी। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग अवश्य रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर पूर्णिमा जी ने स्पष्ट किया है, जिस तरह से पूर्णिमा जी ने एक एक शब्द के बारे में जो विस्तृत चर्चा की है, ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। तो ये मैं बहुत बहुत बहन पूर्णिमा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हाँ चलो। और अनीश जी का विशेष रूप से इस बात से कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के साथ मुझे जोड़ा। मैं हृदय से आपका और डॉक्टर पूर्णिमा जी बहन का, सभी जितने यहाँ शोधार्थी जुड़े हैं, जितने गुणीजन जुड़े हैं, सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप 7 दिन इस व्याख्यान में हम लोगों को अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें उपस्थित होके। भैया देखिए, कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी थोड़ी कुछ व्यस्तताएं रहती हैं। तो आज तो पहले वो उनका BHU का वो राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन वो चल रहा है, तो उनका फोन आ गया, डॉक्टर BA शर्मा जी का, उनका भी मैसेज आ गया, तो पहले उधर जुड़ा 1 घंटा उधर रहा, फिर इधर आ गया। जी। तो ये कुछ ना कुछ मेरा भी ये रहता है। तो लेकिन हाँ, कोशिश मेरी ये पूरी रहेगी कि मैं रोजाना रहूँ। लिंक आपका यही रहेगा? जी सर, जी। आज से 19 से आज ये प्रथम दिन था, और इसके बाद 25 तारीख रविवार तक लगातार शाम 7 बजे शोध प्रवृत्ति पर व्याख्यान मैम का, आदरणीय मैम का व्याख्यान आयोजित होगा। तो आप सभी लोग जितनी भी संख्या में उपस्थित होके इस व्याख्यान का लाभ उठा सकें, आप सभी का स्वागत है। और आज का व्याख्यान यहीं पे खत्म करते हैं। पुनः एक बार मैम का आभार, और सर का आभार, देवेंद्र सर का आभार। थैंक यू सर। प्रणाम मैम। थैंक यू प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बहुत अच्छा व्याख्यान सर। धन्यवाद। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, आपका बहुत बहुत आभार इतने अच्छे व्याख्यान के लिए। प्रणाम मैम। प्रणाम।